कल सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम पर एक डिसीजन दिया, उस पर भी चर्चा होगी। जब पूरा आप समझ लेंगे, कुछ खास पॉइंट्स आप इसको लिख लेंगे। और अगली चीज जो है उन बच्चों के लिए है जो मेंस के विद्यार्थी हो, चाहे ऑनलाइन विद्यार्थी हो चाहे ऑफलाइन। मेंस के क्वेश्चन आंसर अंतिम शुक्रवार और अंतिम शनिवार 2 दिन लगातार कराए जा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन के भी विद्यार्थी हैं तो आप अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप नंबर कोचिंग का मालूम ही है, जिस नंबर के अंत में 900 है वही व्हाट्सएप नंबर है, उस पे भेज दीजिए तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। और बाकी सारे बच्चों को उस दिन कोशिश करनी है मेंस के विद्यार्थियों को कि वो आ जरूर जाए, चाहे वर्तमान विद्यार्थी हो चाहे पूर्व विद्यार्थी हो, चाहे कोर्स पूरा हो चुका है। अगर क्वेश्चन है तो यहां रखिए उसको और उसका उत्तर जरूर लीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो इस चीज को हम और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए जरा शुरू करते हैं 18वीं लोकसभा के चुनाव। बहुत ध्यान समझिएगा, कई बार छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और लोग गलत कर जाते हैं। कार्यक्रम की घोषणा इलेक्शन कमीशन करता है, कार्यक्रम की घोषणा इलेक्शन कमीशन करता है। जिस दिन ये प्रोग्राम डिक्लेयर होगा उसी दिन से, सेम उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, आदर्श चुनाव आचार संहिता। इसका क्या अर्थ होता है? अब सरकार कोई नया नीतिगत या विकास से जुड़ा कार्य नहीं शुरू कर पाएगी, पॉलिसी से रिलेटेड अब कोई नया मैटर डिक्लेयर नहीं कर सकती। जो पहले से चल रहे हैं उनको कंप्लीट तो कराया जा सकता है, लेकिन नया कोई भी कार्य अब शुरू नहीं होगा जब तक कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा। इसके अलावा जैसे जैसे चुनाव प्रचार होगा कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे, उस रिस्ट्रिक्शंस के अनुसार ही चुनाव प्रचार होगा, जिसमें धर्म, जाति, भाषा, प्रांत इस आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी, कोई हेट स्पीच नहीं दी जाएगी, ऐसी तमाम चीजें। इन पर नजर कौन रखेगा? इलेक्शन कमीशन इन पर नजर 2 प्रकार के लोगों के द्वारा रखवाती है, ऑब्जर्वर एंड माइक्रो ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर एंड माइक्रो ऑब्जर्वर ये अक्सर दूसरे प्रांतों के सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं। उत्तर प्रदेश में बंगाल से ला सकते हैं तो बंगाल में राजस्थान से ला सकते हैं। स्थानीय अधिकारी नहीं होते जिससे वो दबाव में ना आए। तो पहला काम होता है कि एक दिन डिक्लेयर किया जाएगा। अब देश में 97 करोड़ वोटर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया की टोटल जनसंख्या ही 800 करोड़ है, हमारे यहां वोटर ही लगभग 1 अरब है। तो उस परिस्थिति में बहुत टफ टास्क है। पहले चुनाव में हमने 17 करोड़ वोटर से शुरुआत की थी, तो इस बार चुनाव हमारे यहां 7 चरणों में हो रहा है। जो वनडे टाइप के एग्जाम होते हैं ना, बस वो इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। आपको डिटेल्ड में देखना है, क्योंकि पेपर जब कठिन हुआ तो उत्तर आप दे सकें। तो ये चुनाव 7 चरणों में होंगे, लेकिन 22 ऐसे भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां एक दिन में चुनाव हो जाएगा, एक चरण में से। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में 5 ही लोकसभा सीटें, लेकिन 5 सीटें अलग अलग चरणों में। ऐसे ही उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य हैं, सभी 7 चरणों में कुछ न कुछ सीटों के मतदान यहां कराए जाएंगे। बड़े हैं और दूसरी बात है टफ स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या है। आप कहेंगे पहले एक दिन में करा लेते थे, तो बहुत पुरानी बात है। ये 5 मार्च 1971 की बात है, जब आखिरी बार पूरे देश में एक दिन चुनाव हुआ था। उसके बाद फिर कभी नहीं कराए जा सके। 77 में, फिर 80 में, फिर 84 में, फिर 89 में, 2-2 चरणों में कराए गए। तो ये चीज ध्यान रखना, एक पुरानी बातें। उस जमाने के गुंडे भी आजकल के शरीफों से ज्यादा शरीफ होते थे। आप कल्पना करिए कि अगर शराब की दुकान पर महिलाएं बैठकर धरना दे रही हैं तो गुंडे शराब खरीदने नहीं जाते थे। ये उस जमाने की बात है। तो एक होमगार्ड और एक पुलिस कांस्टेबल के दम पे इलेक्शन करा लेते थे। तब तक बूथ कैप्चरिंग जैसी चीजें पता भी नहीं थी लोगों को। अब लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति आ गई, पुलिस तक को हटाया जा रहा है बूथ से, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाती। पैरामिलिट्री फोर्स टीएन शेषन जब 90 के दशक में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर करके उन्होंने चुनाव करवाए। तो ये चीज आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि 7 चरण कोई
बहुत बड़ा एक शौक नहीं होता है, कुछ मजबूरी भी होती है। अब आप एक कंपटीटर की तरह, वो भी सिविल सर्विस कंपटीटर की तरह सोच रहे हैं, इसके भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं, दोनों एस्पेक्ट हैं। जब इसे लिखेंगे, मीन्स का आंसर लिखेंगे, तो इसको दोनों समझेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या रहता है? आजकल एग्रेसिव कैपिटलिज्म का जमाना है। इतनी तेज गति से प्रचार कर दो किसी चीज का कि लोग समझ ही ना पाए, तब तक तुम अपना काम निकाल दो। आप देखते होंगे कोई कोई फिल्म 45-45 हजार स्क्रीन पर एक दिन लगती है। एक हफ्ता बीता नहीं कि 300-400 करोड़ निकाल के किनारे हो गई। जब तक आप समझे 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 खत्म। तो अगर चुनाव की प्रक्रिया 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक है, तो लंबे समय तक एक ही प्रकार की फीलिंग बनाए रखना कठिन होता है। ये पॉजिटिव असर है, यानी कोई अफवाह फैलाकर, कोई इमोशन अचानक क्रिएट करके पूरा चुनाव आप उसका लाभ उठा लें, ये कठिन है। लेकिन नुकसान भी इतने लंबे समय तक जिनके पास बहुत बड़ा धन बल या कार्यकर्ताओं का आधार है, वही अपना टेम्पो बनाए रख सकते हैं। अगर आप कल्पना करिए, लगातार टीवी पे, आपके सोशल मीडिया पे, अन्य चीजों पे अपने फेवर की बातें बार बार डलवा पाना, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। कार्यकर्ताओं को इतने समय तक सक्रिय रख पाना बहुत पैसा चाहिए। और उसी प्रकार से मशीनरी को एक स्थान से दूसरे स्थान, और वो भी इतनी गर्मी में, लगभग पूरा गर्मी का महीना 19 अप्रैल से 1 जून, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा पाना, तो ये भी थोड़ा टफ टास्क हो जाता है। तो आप हैं सिविल सर्विस कॉम्पिटिटर, हर चीज के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट समझने। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये रहेगा, तो कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी इसके होंगे। फिर इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे, ये 7 चरण में कैसे कैसे सीट्स के मतदान हो रहे हैं। कुछ राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी वोटिंग इन्हीं लोकसभा चुनाव के साथ डाली जाएगी। 543 सीट्स जो है, 543 सीट्स के लिए मतदान कराए जा रहे हैं, और एक परिस्थिति में मतदान रोक दिया जाता है, अगर वोटिंग से जस्ट पहले किसी नेशनल पार्टी का कोई कैंडिडेट मर जाए, तो फिर वहां मतदान रोक देते हैं। अब कुछ दिन बाद कराएंगे। ये चुनाव आयोग पे डिपेंड करता है कि अगर 19 अप्रैल को वहां वोटिंग थी, क्या अंतिम चरण तक वहां मतदान वो करा लेगा, या हो सकता है कि फिर जून में ही कोई डेट रखे, जुलाई में भी रखे। ऐसा हो चुका है ऑलरेडी, और होते होते पूरा चुनाव ऐसा 1-2 सीटों पे और होगा। एक चीज और देखिए, अगर वोटिंग हुई, जैसे उत्तर प्रदेश में एक सीट में हुआ, मतदान के बाद कैंडिडेट की डेथ हो गई, वो सिटिंग एमपी भी था, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतदान ऑलरेडी हो चुका है। रिजल्ट अगर आया और जो सिटिंग एमपी था, फिर कैंडिडेट था, वो जीत गए हैं, तब वो सीट वैकेंट घोषित कर दी जाएगी, रिक्त, वहां बाई इलेक्शन कराएंगे। और अगर वो हार गए हैं, कोई दूसरा जीता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस पूरी प्रक्रिया में हर जिले में एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी ही होता है, जिसको हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और कई राज्यों में डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर, कई राज्यों में डिप्टी कलेक्टर, ऐसे नामों से पुकारते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर यही होता है, पूरी मशीनरी उसी के अधीन चलती है। इस पूरी अवधि में, जब तक कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हट नहीं जाता है, इस पूरी अवधि में किसी भी अधिकारी का जो चुनाव में लगा हुआ है, किसी भी कर्मचारी का जो चुनाव में लगा हुआ, कोई ट्रांसफर नहीं किया जा सकता बिना इलेक्शन कमीशन की अनुमति के। अगर आप शिकायत करते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, जिसमें एक सीईसी और 2 ईसी हैं जिनके नाम पिछली क्लास में लिखाए गए थे, तो अगर आप शिकायत करते हैं, उस परिस्थिति में ये विचार करेगा, और ऐसा हो चुका है, कुछ राज्यों के डीजीपी स्तर तक के अधिकारी को उसने बदला है। तो उस परिस्थिति में वो राज्य सरकार से ही कह सकता है कि 3 अधिकारियों के नाम आप दीजिए जिनको डीजीपी बनाया जा सकता। वो कोई 3 अधिकारियों के नाम दे देंगे, इलेक्शन कमीशन एक को टिक कर देता है, इसी को डीजीपी बना दीजिए इस पूरी अवधि में। तो आज की डेट में पूरी मशीनरी जो है वो चुनाव आयोग के अधीन काम करेगी। कब तक काम करेगी? जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब तक लागू रहेगा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस और रखे गए हैं, जैसे इस पूरी अवधि में आप 50,000 रुपए से ऊपर का कैश अमाउंट तभी लेके चल सकते हैं जब आपके पास बाकायदा प्रमाण हो।
इसलिए किया जाता है कि चुनाव में खरीद फरोख्त बड़ी मात्रा में चलती है, लेकिन व्यापारियों ने इसकी बड़ी शिकायत की कि रकम थोड़ी है, बहुत छोटी रकम है, हमारा कैश का सारा कारोबार बाधित हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको या तो ज्यादा किया जाए, और काफी पैसा अभी ही जब्त हो चुका है ठीक ठाक मात्रा में, और पूरा चुनाव प्रक्रिया पूरी होते होते कितना पैसा जब्त हो चुका है वो इलेक्शन कमिश्नर बाद में बताएगा। अच्छा, कोई भी शिकायत जो होगी इस समय इलेक्शन कमीशन के सीईसी और ईसी दोनों मिलकर, ये तीनों फुल बेंच के रूप में तुरंत उसका निपटारा करने की कोशिश करेंगे। अब वो बात अलग हो सकती है कि आपको लग सकता है कुछ में उन्होंने निष्पक्षता दिखाई, कुछ में नहीं भी दिखाई, ये पूरी तरीके से आप स्वतंत्र हैं। फिर कुछ चीजें और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि 97 करोड़ वोटर हैं, ये दुनिया में वोटर्स की सबसे बड़ी संख्या है। चीन में शायद इससे ज्यादा वोटर हो सकते थे, अब तो खैर 1 जनवरी 24 से हमारी जनसंख्या चीन से ज्यादा बताई जा रही है, उसके पहले। लेकिन चीन डेमोक्रेसी नहीं है, चीन कोई आम चुनाव जनरल इलेक्शन नहीं कराता कि किसी खास दिन देश के सारे लोग आके अपने एमपी चुनते हो। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे देश को ही माना जाता है। इन वोटर्स में कुछ बड़ी रोचक चीजें भी हैं। 1,82,00,000 लोग इसमें ऐसे हैं जो पहली बार वोट करने जाएंगे। 1,82,00,000, 50,000 से थोड़े ही कम ट्रांसजेंडर को वोटर बनाया गया। अब उन्होंने एक अलग मांग कर दी कि हमारे लिए अलग लाइन लगाओ। अब इतना थोड़ा समझना चाहिए कि थोड़ा कम संभव हो पाता है, अलग लाइन लगाए, अलग करे, 10 मिनट आप वेट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि 2 लाख से ज्यादा लोग 100 साल से ऊपर उम्र वाले, ये भी बहुत आश्चर्य की बात है, कितने लोग अभी भी जिंदा हैं जो 100 साल से ज्यादा उम्र वाले। चुनाव आयोग ने इस बार एक निर्णय और लिया है कि जिनकी भी उम्र 85 वर्ष, इसको आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, खासतौर पे सिविल की तैयारी करने वाले सारे बच्चे, जिनकी उम्र 85 वर्ष है या जिनके साथ 40% से अधिक दिव्यांगता, जो 40% से ज्यादा फिजिकली हैंडीकैप्ड, वो अगर पहले से ही इन्फॉर्म कर देंगे एक एप्लीकेशन में, उनके लिए घर पे वोटिंग का प्रावधान कराया जाएगा। ये चीज की गई है। अब पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाया है क्योंकि ठीक ठाक मात्रा में लोगों की ऐसी संख्या पाई गई, 80 लाख से ज्यादा ऐसे लोग निकले। अब व्यवस्था ना कराई गई हो तो आप समझ ही सकते हैं बहुत बड़ा टास्क होता है। ऐसे ऐसे जगहों पर जहां अब आप इलेक्शन हो जाएगा तो पाएंगे कि एक वोटर है वहां, फिर भी चुनाव आयोग ने बाकायदा एक पूरी टीम भेजी। इस टीम में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर के साथ सिक्योरिटी से जुड़े सारे लोगों को भेजा गया, हेलीकॉप्टर से भी पहुंचाया गया है, कई जगह बोट से भी पहुंचाए जाएंगे। ये सारी चीजें, ये व्यवस्थाएं की जाएंगी। दुनिया भर के ऑब्जर्वर आते हैं भारत के चुनाव की प्रक्रिया को देखने के लिए। बाद में कहीं भी चुनाव होता है तो भारत से भी ऑब्जर्वर जाके वहां की प्रक्रियाओं को देखते हैं। इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से दिमाग में रखेंगे। अच्छा, चुनावी ईवीएम से होगा, कल सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया है। ये चीज कल क्लियर की गई जब 2 चरणों के मतदान ऑलरेडी हो चुके थे। एक दिक्कत आ जाती है कि अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया होता कल की डेट को, तो 2 चरणों के मतदान जो 190 लोकसभा सीटों के थे उनका क्या होता, क्या फिर से वोटिंग कराई जाती? ये सब निर्णय थोड़ा समय से पहले लेना चाहिए था, क्योंकि 20 अप्रैल को पहली वोटिंग हुई है तो कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले वो निर्णय ले ले, अगर कोई वैसी व्यवस्था करनी है तो कर सके। लेकिन ईवीएम से होगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने डिसीजन लिया है। दिमाग में अच्छी तरीके से रखेंगे, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता। उन्होंने कहा है कि ईवीएम से ही वोटिंग कराई जाएगी, जो कि 1998 से कराई जा रही है, और हर वीवीपैट की मैचिंग नहीं कराई जाएगी। हर वीवीपैट, थोड़ा इसको आप समझ लीजिए, जब आप वोट डालेंगे तो उस परिस्थिति में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक बल्ब जैसा ब्लिंक करेगा, उसके बाद
आप बाईं तरफ देखिएगा तो एक वीवीपैट से आपने किसको वोट डाला ये आपको दिखेगा। इस पर वो पर्ची आ जाएगी। यहां आपको जिसको वोट देना है उसको आप वोट देंगे। ये अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि पहले नेशनल पार्टीज के कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे होते हैं। राजनीतिक दल तिकड़म बिठाते रहते हैं, मिलते जुलते नाम के 4-6 कैंडिडेट खड़े कर देते हैं जिससे कि लोग कंफ्यूज हो, लेकिन इतना कोई कंफ्यूज नहीं होता है। सभी जानते हैं कि इतना ज्यादा बार बार दिखाया जाएगा ये कि नेशनल पार्टी वो 3-4 ही पार्टियां जनरली एक लोकसभा सीट से लड़ रही हैं, उनके नाम ऊपर ही जनरली होते हैं और उस परिस्थिति में वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे ही आप यहां ये बटन दबाएंगे ये बल्ब ब्लिंक करेगा, आप उसके बाद ये देख सकते हैं 5 सेकंड तक ये दिखेगा, फिर अंदर ही चला जाएगा। तो ये कहा गया कि इसका मिलान कर लिया जाए। 1500 वोट पड़े और 1500 से 1500 में अलग अलग कर लिए गए। चुनाव आयोग ने कहा ये नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा कठिन। तो अब व्यवस्था क्या होगी, 45 दिन तक की पूरा सिस्टम एज इट इज रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा 45 दिन तक, 45 डेज। और पहले दो रनर अप, एक आदमी तो जीतेगा, 2 हारेंगे, उन्हीं में से कोई एक का अपील करता है। 2 क्या 10 भी हार सकते हैं, लेकिन पहले नंबर का ही जो हारने वाला है वही कहेगा बेईमानी हुई। तो पहले 2 रनर अप अगर 45 दिन तक भी कह देते हैं कि कोई गड़बड़ी हुई, तो उस परिस्थिति में हर विधानसभा क्षेत्र के, जैसे कानपुर की जो लोकसभा सीट है उसमें 5 विधानसभा सीटें, इन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ कानपुर, देयर आर 5 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके 5% वीवीपैट का मिलान कर लिया जाएगा। वो पर्चियां सुरक्षित रहेंगी और उससे टैली करा लेंगे कि देखिए इतनी वीवीपैट यहां थी, इसको ऐसे मिलाया गया, उसको वैसे मिलाया गया। अब इसके बाद क्या तकनीकी दिक्कत होगी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, एक टीचर अभी नहीं बता सकता। उसके लिए बहुत बड़ा कोई टेक्नोक्रेट हो जिसने इलेक्शन कमीशन के सामने जाके सिद्ध किया हो, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके सिद्ध किया हो। ये जो कल फैसला आया है, एडीआर नाम की एक संस्था है, इसको आप बहुत महत्व दिया करें और आप नेट पर क्लिक कर लिया करें। ये हमारे आपके लिए लड़ने वाली संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये बहुत अध्ययन करती रहती है, आपके जनप्रतिनिधियों के विषय में आपको बताती रहती है। तो इसने वो रिट दाखिल की थी। अब ये कोई टेक्नोक्रेट लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकती थी, दिखा सकती थी कि ऐसे ऐसे गड़बड़ियां हुई हैं, ऐसे ऐसे हो सकती हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वही मैं आपके सामने व्यक्त कर दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पुराने बैलेट पेपर वाले मतदान के दौर में अब लौटने का प्रश्न ही नहीं है, साफ मना कर दिया है। मतदान ईवीएम से ही होंगे। एक ईवीएम में 16 कैंडिडेट के नाम जोड़े जा सकते हैं। अब 17 कैंडिडेट हो गए तो दूसरी ईवीएम भी जोड़ी जा सकती है। पहले 2 ईवीएम तक जोड़ते थे, धीरे धीरे इसको मॉडिफाई किया गया। मैक्सिमम ईवीएम गाजियाबाद के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से बनाई गई है। कुछ ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भी बनाई है। ये 2 ही संस्थाएं ईवीएम बना रही हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये ध्यान रखेंगे, वो ध्यान रखेंगे जिनको लगता है बहुत गहराई से बिना पढ़े भी हमें 1-2 क्वेश्चन सही कर लेने चाहिए, तो ये चीजें दिमाग में उनके होनी चाहिए। अब जो ईवीएम आई है नई वाली, ऐसी 24 ईवीएम एक कंट्रोल यूनिट से जोड़ी जा सकती। तो जब तक की कैंडिडेट की संख्या 16 × 24 होगी तब तक ईवीएम से मतदान करा लिया जाएगा। हाँ, इससे भी ज्यादा अगर कैंडिडेट हो गया, भैया जोड़ लीजिए कितने हैं, इससे भी ज्यादा अगर हो गए तो फिर वहां बैलेट पेपर यूज करना ही एकमात्र उपाय बचेगा। फिलहाल इससे ज्यादा कैंडिडेट तो नहीं लग रहा है कहीं खड़े होंगे। जैसे जो लोग ईवीएम के विरोधी भी होंगे, अगर सोचें कि अपने ही 500 कार्यकर्ताओं से कह दें कि सब नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दो, अब उन 500 में 50 भी सीरियसली अपने लिए लग गए, 500 वोट भी दाएं बाएं करा लिया अपने लिए, तो 25,000 वोट तो उनके वैसे ही बर्बाद हो गए। 5,000, 10,000, 20,000 से ही फैसले होते हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता है, अन्यथा इतने अगर कैंडिडेट खड़े कर दिए जाए तो ईवीएम का प्रयोग फिर नहीं हो पाएगा। ईवीएम में एक अच्छी बात और भी है, चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा था, एडीआर ने अपना पक्ष रखा था। इसमें ये बात तो सच है कि बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाती है। बूथ कैप्चरिंग में क्या होता था, 5-6 लोगों का एक झुंड अचानक बूथ में इंटर करता था, 50-50 के बंच में बैलेट पेपर रखे रहते थे, उसी को छीनता था और जितनी जल्दी हो सके धड़ाधड़ मोहर लगाकर उस पर तुरंत अंदर कर देता था। लेकिन ईवीएम में एक खास बात यह होती है कि 1 मिनट में कुल 4 वोट डाले जा सकते हैं। गति इसकी स्लो की गई है, गति स्लो की गई, पहले 5 थी, अब स्लो कर दी गई है। और हर वोट डालने के बाद ईवीएम स्वतः लॉक हो जाएगी। फिर एक कोड जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा रहता है वो अनकोड करेगा, फिर जो है ईवीएम चलने लगेगी। तो बूथ कैप्चरिंग नहीं होती। अगर मान लीजिए ऐसे लोग आ भी गए तो गन पॉइंट पे रख के प्रिजाइडिंग अफसर से बार बार अनकोड करवा भी रहे हैं, तो इतनी फोर्स उस दिन दौड़ती रहती है कि शहर में तो कुछ मिनट में और देहात के क्षेत्रों में भी 10 मिनट के अंदर फोर्स पहुंच जाएगी। तो 10 मिनट में आपने कुल बूथ की वोट कितने कैप्चर किए, 40, और तब तक फोर्स आ गई। और इस स्थिति में एक स्पष्ट आदेश प्रशासन का होता है, शूट एट साइट, देखते ही गोली मार दो, जो ऐसा कर रहा हो देखते ही गोली मार दो। तो ये चीज आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। हाँ, बैलेट पेपर वगैरह की व्यवस्था फिर भी की गई है। जैसे कोई अगर सर्विसमैन रहता है तो जनरली ये लोग पोस्टल बैलेट पेपर का प्रयोग करके पूरी प्रक्रिया का पालन करके अपना वोट पहले ही डाल देते हैं। पहले इन्हीं के वोट गिने जाते हैं, वो ज्यादा होते नहीं। फिर असली वाले वोट सब गिने गए, असली तो सभी हैं, ये भी असली ही है भाई, लेकिन कर्मचारी हैं, कहीं ड्यूटी पे लगे, उन्होंने पोस्टल बैलेट से मतदान किया है। बाद में जब ईवीएम के वोट गिनने शुरू होते हैं तो उसकी तुलना में इनके वोट बहुत कम होते हैं। तो असली फैसला अभी भी ईवीएम से ही होता है। अब रही बात की बहुत ज्यादा गर्मी है, अभी तक 2 चरणों के जो मतदान हुए 6% वोट कम पड़ा है पिछली बार से, वो एक अलग बात है। ये प्रक्रिया पूरी तरीके से गोपनीय होती है। आपने किसको वोट डाला आके आपको नहीं बताना है। उस समय अब तो कुकुर मुत्ते की तरह लोग एक माइक हाथ में लेकर आ जाते हैं, लेकिन एक अच्छी बात फिर भी कि 90% लोग जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो वास्तव में स्वतंत्र पत्रकार हैं, और जो कारपोरेट सेक्टर के पत्रकार हैं वो पत्रकार है ही नहीं। वो जैसे नहीं होता है कि अब कालनेमी नाम का एक राक्षस आ गया था, तो भगवान राम का नाम ले लेकर चिल्ला रहा था, हनुमान जी बड़े भ्रमित हो गए कि ये यहाँ संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, ये यहाँ कहां से राम 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 चिल्ला रहा है। तो थोड़ी देर के लिए उतरे उससे मिलने के लिए, बाद में उनको पता चल गया तो उनके मुंह से एक शब्द निकल रहा कि मुनि न होई यह निश्चर घोरा, ये तो महाराक्षस है। तो उन्होंने 2-4 लात मारा उसको। फिर भाई वो हमारे हनुमान जी हैं, वो जीनियस है, उनकी तो बात ही अलग है। और स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आपको युवाओं को हनुमान जी को आदर्श के रूप में रखना चाहिए। पूर्ण समर्पण, लक्ष्य के प्रति कितना समर्पित है कि राम काज कीने बिन मोहि नहीं विश्राम। जब तक आप अपना टारगेट न प्राप्त कर ले तब तक फालतू की बहसों में मत उलझे। अगर आज आपने 1 घंटे किसी से राजनीतिक बहस कर ली है तो आपने 10 घंटे बर्बाद किए, क्योंकि 1 घंटे की बहस नहीं थी, 10 घंटे का ये वाला पोर्शन भी बर्बाद हुआ है आपका। आपको अगर ये भ्रम हो कि आप किसी को समझा सकते हैं तो इस भ्रम को भूल जाइए, मुझसे सीख लीजिए। मैं आज तक किसी को न समझा पाया। अगर ये मेरे अंदर कोई भ्रम हो कि मेरे कहने से आप सब समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब अपने आप में इतने समझदार हैं कि अपने आप में एक ब्रह्मांड है, उसके वो चक्रवर्ती सम्राट हैं। उनके टेरिटरी में प्रवेश मत करिए, अपना कार्य करते रहिए। जिसको समझना होता है समझ लेता है, जिसको पढ़ना होता है वो लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ लेता है और अब्राहम लिंकन बन जाता है। जिसको नहीं पढ़ना होता है क्या करे, माँ बाप तो सारा प्रयास कर रहे हैं, परिजन तो सारा प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा खुशफहमी मत पालिएगा।